स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन और कॉन्सेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। अब ये सर रेंट फ्री अकोमोडेशन और कॉन्सेशनल अकोमोडेशन क्या है? जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है या फिर एक कंसेशनल रेट पे जो मार्केट में उस घर का वैल्यू है उससे बहुत कम रेट में उसे रहने के लिए घर देता है, तो उसे हम बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन और कॉन्सेशनल रेंट अकोमोडेशन। ओके, अब ये बेसिकली एक परक्विजाइट है क्योंकि ये काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है और एम्प्लॉयर से प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को। ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ये बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है। दैट्स वाई ये जो बेनिफिट है, जितने का बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो पूरा का पूरा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर घर का वैल्यू हम कितना लें। अब ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है इसका वैल्यू हम कैसे निकालें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू सर क्या होगा, इसके लिए आप ये चार्ट देखिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वैरी करता है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग होगा एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए अलग होगा। ठीक है, तो दो टाइप के एम्प्लॉय आएंगे, एक आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक आएगा प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, सो पहले हम ये चेक करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर फ्री में गवर्नमेंट से घर मिल रहा है, क्वार्टर वगैरह जो गवर्नमेंट का क्वार्टर होता है वो मिल रहा है रहने के लिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले कि घर कौन सी टाइप का है, यानी कि वो फॉर्निश्ड अकोमोडेशन है, सिर्फ घर मिला है या फिर घर के साथ कुछ फर्नीचर वगैरह भी मिला है। सो अगर वो फॉर्निश्ड अकोमोडेशन है उसका वैल्यू अलग होगा, अगर वो अनफॉर्निश्ड अकोमोडेशन है तो उसका वैल्यू अलग होगा। ओके, सो पहले हम चेक करते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉय को सिर्फ घर मिला है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसके बाद उसमें फर्नीचर का कॉस्ट अगर हम ऐड कर लेंगे तो वो आ जाएगा फॉर्निश्ड अकोमोडेशन का कॉस्ट। सो सर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए, जो भी गवर्नमेंट जब किसी भी एम्प्लॉय को अपनी किसी भी एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड करता है तो उस घर का एक लाइसेंस वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इस घर का वैल्यू कितना होना चाहिए। सपोज मैं रेलवे का एक एम्प्लॉय हूँ, रेलवे ग्रुप डी में मेरा जॉब है और गवर्नमेंट ने मुझे एक छोटा सा क्वार्टर प्रोवाइड किया है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस घर का वैल्यू डिसाइड करके रखते हैं, लाइसेंस फी जिसे बोला जाता है। अब ये लाइसेंस फी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में ये लाइसेंस वैल्यू ऑलरेडी मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आप ले लीजिए लाइसेंस फी डिसाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इस हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हाउस प्रॉपर्टी आपको मिला है एम्प्लॉय को, उसका लाइसेंस वैल्यू कितना डिसाइड किया है, उसमें से आप माइनस कर दो एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर ये टोटली रेंट फ्री अकोमोडेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है, तो यहाँ पे तो कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से हम चार्ज नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से चार्ज नहीं कर रहा है, तो उस केस में अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा चार्ज कर रहा है एम्प्लॉय से कि ये जो घर है हमने आपको प्रोवाइड किया है, इसकी मंथली लाइसेंस फी 15,000 रुपीज का है, आपसे हम क्या करेंगे, आपसे हम 1,000 रुपीज चार्ज करेंगे। तो हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। 15,000 जो कि लाइसेंस फी गवर्नमेंट का है, उसमें से माइनस करेंगे 1,000, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू निकालना, अगर वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है तो लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, उस लाइसेंस फी से आप माइनस कर दो एम्प्लॉय के पास से जितना भी पैसा रिकवर होता है। ओके, तो आपका आ जाएगा वो परक्विजाइट वैल्यू। अब सर ये पॉइंट है कि अगर कोई एम्प्लॉय को, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फर्नीचर भी मिला है, हाउस भी मिला है, उसके साथ साथ फर्नीचर भी मिला है, यानी कि उसे फर्निश्ड अकोमोडेशन मिला है, तो उस केस में क्या होगा। देखो, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है यानी कि हाउस की जो वैल्यू है वो तो बिल्कुल अनफर्निश्ड की तरह ही निकलेगा, यानी कि लाइसेंस फी जितना भी है गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो आप ले लो, उसमें बस आप ऐड करो फर्नीचर का कॉस्ट। अगर फर्नीचर ऐसा भी हो सकता है कि फर्नीचर गवर्नमेंट ने हायर किया है, मतलब फर्नीचर गवर्नमेंट ने किसी से लीज लेके आपको दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने फर्नीचर खरीदा है और फिर आपको यूज करने के लिए दिया है। सो फर्नीचर हो सकता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आपने अनफर्निश्ड का वैल्यू निकाल दिया है, अब फर्नीचर का कॉस्ट निकालना है। अगर वो फर्नीचर गवर्नमेंट ने भाड़े पे लाके आपको दिया है तो वो होगा फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर,
उस केस में जितना भी एक्चुअली रेंट गवर्नमेंट पे कर रहा है उस फर्नीचर के लिए, वो उसका कॉस्ट आप ले लो। ओके, अगर फर्नीचर गवर्नमेंट का खुद का फर्नीचर है, गवर्नमेंट ने खुद उसे खरीदा है, एम्प्लॉयर ने खुद उसे खरीदा है, तो आपको क्या करना है, उस फर्नीचर का 10% आपको ले लेना है एज डिप्रिसिएशन, 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, सो अगर हम एक बार रिकैप करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे होगा सर? पहले आप चेक करोगे दैट अकोमोडेशन, इफ दैट अकोमोडेशन इज फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। अगर वो अनफर्निश्ड है तो आपका बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस फी डिसाइड किया है, उसमें से आपको माइनस करना है एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर वो फर्निश्ड है तो आपको अनफर्निश्ड का तो वैल्यू पता है कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू कैसे निकालना है, उसमें बस आप ऐड कर लीजिए फर्नीचर का कॉस्ट। अब फर्नीचर में भी दो क्राइटेरिया है कि फर्नीचर हो सकता है गवर्नमेंट ने खरीदा है अपने खुद के पैसों से, या फिर फर्नीचर भाड़े पे लाके आपको दे रहा है, हायरिंग बेसिस पे दे रहा है। सो अगर फर्नीचर हायरिंग बेसिस पे दे रहा है तो जितना भी रेंट वो अपोजिट पार्टी या फिर जो लेसर है उसे पे कर रहा है, जिससे भी फर्नीचर उसने भाड़े पे लाया है, जितना पैसा उसे पे कर रहा है एक्चुअल रेंट, वो आप ऐड कर दो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की कॉस्ट में। अगर फर्नीचर गवर्नमेंट खुद का खरीदा हुआ फर्नीचर है तो उस केस में आपको डिप्रिसिएशन लेना है एट ए रेट ऑफ 10%। तो ये आपका आ जाएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन का कॉस्ट। इसमें से आपको हमेशा माइनस करना है अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर हुआ है तो। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज की केस में क्या होगा। प्राइवेट एम्प्लॉयज की केस में भी दो टाइप के हाउस प्रॉपर्टी है, एक है फर्निश्ड अकोमोडेशन और एक है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर आपने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकाल लिया तो उसमें फर्नीचर का कॉस्ट ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन का कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू निकालना है। अब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में भी दो टाइप के हाउस प्रॉपर्टी है, एक है हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय और हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का खुद का घर है और वो आपको यूज करने के लिए दे रहा है। एक और टाइप का घर है जो एम्प्लॉयर भाड़े पे लाके, अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन एम्प्लॉयर भाड़े पे ला रहा है और आपको यूज करने के लिए दे रहा है। तो दोनों के केस में वैल्यूएशन अलग होगा। यहां पे फिर से एक और पॉइंट है, अप टू 31 अगस्त 2023 घर की जो वैल्यूएशन होगा वो अलग होगा, एंड आफ्टर 1 सितंबर 2023 उसका वैल्यूएशन अलग होगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि अगर अकोमोडेशन प्राइवेट एम्प्लॉयज को मिल रहा है अप टू 31 अगस्त 2023 तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा। तो दो टाइप के हाउस हो सकते हैं, एक है अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और एक है अकोमोडेशन हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। आपको ये चार्ट देखना है अच्छी तरीके से। अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉयर कहीं से भी भाड़े पे लाके घर आपको दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर खुद भाड़ा दे रहा है उस पर्सन को जिससे वो घर लाया है, और 15% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय व्हिच एवर इज लोअर दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट, और उसमें से आप माइनस कर लोगे एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। सो क्या है, अगर अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है सो अप टू 31 अगस्त 2023 वैल्यूएशन क्या होगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका 15%। सर अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में क्या होगा, आपको चेक करना है घर कौन सी सिटी में लोकेटेड है, जिस सिटी में लोकेटेड है उसकी पॉपुलेशन कितना है, घर जिस भी सिटी में है उस सिटी का पॉपुलेशन क्या है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है आज पर द सेंसस 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपकी सैलरी का 15% है रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू। ओके, आपकी जो अकोमोडेशन का वैल्यू है वो कितना है, 15% ऑफ योर सैलरी। अगर सर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, मतलब ग्रेटर देन 10 लाख है बट लेस देन 25 लाख है उस सिटी का एज पर द 2001 सेंसस, देन इन दैट केस आपका 10% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजाइट। परक्यूजाइट का वैल्यू कितना होगा, 10% ऑफ योर सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो आपको उस केस में कितना लेना है, 7.5% ऑफ योर सैलरी। ओके सर, अगर 1 सितंबर के बाद हमें घर मिला है, 1 सितंबर के बाद क्या होगा सर, अमेंडमेंट आ चुका है 1 सितंबर के बाद। सो 1 सितंबर के बाद और ऑनवर्ड्स अब जहां भी जितना भी घर किसी को मिलेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यूएशन क्या आएगा,
अगर एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेके घर दिया है, तो जो 15% था अगस्त तक वो यहां पे 10% हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, एम्प्लॉय का सैलरी का 10% और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लोअर, दोनों में से वो आपका आ जाएगा परक्विजाइट का वैल्यू। अगर सर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर पॉपुलेशन उस सिटी का 40 लाख से ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से अगर सिटी का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपको मिलेगा 10% ऑफ योर सैलरी। मतलब जितना भी घर का वैल्यू है, जितना भी आपका सैलरी है उसका 10% इज द वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। अगर सर पॉपुलेशन 40 लाख से कम है लेकिन 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, वहां पे जो 10 लाख से 25 लाख का लिमिट था ना, यहाँ पे वो 15 लाख से 40 लाख का है। अगर आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख से कम है, तो उस केस में आपका 7.5% ऑफ योर सैलरी वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। लेकिन अगर 15 लाख से कम का पॉपुलेशन है तो उस केस में आपका 5% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजाइट। सर सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, सैलरी का मतलब यहाँ पे है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब आपका परक्विजाइट नहीं जाएगा, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जो है, टर्मिनेशन बेनिफिट, वो सब नहीं जाएगा, ग्रेचुइटी नहीं जाएगा, लीव एनकैशमेंट वगैरह नहीं जाएगा। सो आपकी सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी, डीए, इफ, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस एनी अदर मॉनिटरी बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम योर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, इन सब कुछ छोड़ने के बाद अगर कुछ लमसम अमाउंट मिला तो वो आपके सैलरी पे आएगा। ओके, आफ्टर 1 सितंबर 2023 एक अमेंडमेंट आ चुका है जिसमें यह है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी के एक एम्प्लॉय को मिला है पहले साल, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू सर क्या होगा अगर सेम हाउस प्रॉपर्टी उस एम्प्लॉय के पास है। सपोज मुझे एक हाउस प्रॉपर्टी मिला था रेंट फ्री अकोमोडेशन में, सो मैं अगले साल भी मुझे सेम ही हाउस प्रॉपर्टी अलॉट किया जा रहा है, तो उस केस में उसका वैल्यूएशन कैसा होगा, तो उसका सिंपल वैल्यूएशन है, एक फॉर्मूला निकाला है, उस फॉर्मूला को आप यहाँ पे देख सकते हो। अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर द फास्ट प्रीवियस ईयर, अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर द फास्ट प्रीवियस ईयर लेना है आपको, जितना भी आपने पहले साल में आपने कैलकुलेट किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई आपको करना है कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच द अमाउंट इज कैलकुलेटेड, कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच अमाउंट इज कैलकुलेटेड। जिस भी साल के लिए आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू निकाल रहे हो वो आपको लेना है, उस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको लेना है, डिवाइडेड बाय आपको करना है इंडेक्स नंबर कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच accommodation was initially provided by the employee, provided to the employee। ओके, जिस साल एम्प्लॉय को पहले बार घर मिला था उस ईयर का इंडेक्स नंबर आपको लेना है। तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जितना भी आपका इनिशियल ईयर, जब पहली बार आपको घर मिला था उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू कितना आया था वो ले लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई आप करिए कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स नंबर जिस ईयर का आप कैलकुलेट करना चाहते हो रेंट फ्री अकोमोडेशन उस ईयर का ले लीजिए, अब डिवाइड कर लीजिए उससे कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ द अकोमोडेशन, कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स इन द ईयर इन व्हिच अकोमोडेशन वाज फास्ट अलॉटेड टू द एम्प्लॉय। जिस साल पहली बार घर मिला था उसका इंडेक्स नंबर आप ले लीजिए। सपोज एक एग्जांपल में लेता हूं, 2015 में मुझे घर मिला था। ओके, 2015 में मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला था, तो जिस 2015 में मिला था तो उस ईयर का वैल्यू कितना आया था वो लेना है, मल्टीप्लाई बाय मुझे 2024-2025 का निकालना है, तो 2024-2025 के लिए इंडेक्स नंबर कितना है वो ले लूंगा और उसे डिवाइड कर लूंगा 2015 और 16 का इंडेक्स नंबर। ये एक एग्जांपल है सर। ओके, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है वो आपको कहां से लेना है, कैपिटल गेन में जो आपका कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स नंबर था वो ही आपको लेना है, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स आज नोटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, जो कैपिटल गेन में हम इंडेक्स नंबर लेते थे ना वो ही लेना है आपको।
और एक पॉइंट आपको याद रखना है, फास्ट प्रीवियस ईयर मींस जो अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर द फास्ट ईयर यहाँ पे लिखा है ना, वो फास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? फास्ट प्रीवियस ईयर मींस द प्रीवियस ईयर 2023 2024 or the previous year in which accommodation was provided to the employee whichever is latter, यानी कि 2023 2024 में या फिर उसके बाद अगर कहीं भी एम्प्लॉय को मिला है घर तो वो आपको लेना है, क्योंकि ये जो रूल है ये 2023 2024 के बाद से अप्लाई हो रहा है। तो पहला प्रीवियस ईयर या तो 2023 2024 होगा या फिर अगर उसके बाद में एम्प्लॉय को घर मिला है तो वो होगा। ठीक है, तो ये एक नया अमेंडमेंट आया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर किसी एम्प्लॉय को 2 हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है, अगर किसी एम्प्लॉय को बाय चांस 2 हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों हाउस प्रॉपर्टी रख सकता है अपने पास बट अप टू 90 डेज। सपोज मेरा एम्प्लॉयर मुझे दिल्ली में भी एक हाउस प्रॉपर्टी दे रहा है और भुवनेश्वर में भी एक हाउस प्रॉपर्टी दे रहा है। सर ऐसा क्यों करेगा एम्प्लॉयर? बहुत ही सिंपल पॉइंट है। पहले मैं भुवनेश्वर में रहता था, भुवनेश्वर में मेरा जॉब था, यहाँ पे मेरा फैमिली, मेरे बच्चे सब नॉर्मली लाइफ रह रहे थे। दिल्ली मेरा ट्रांसफर हो गया, इमीडिएटली मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया, तो बच्चों की जो स्कूल से बच्चों की पढ़ाई है तो यहाँ से स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाउसवाइफ वगैरह को बहुत टाइम लगता है अपनी घर की जो सामान वगैरह है उसे लेके एक और जगह जाना के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हो इन दैट केस, लेकिन मैक्सिमम हम आपको कितने दिन का देंगे? 90 डेज की पीरियड देंगे, यानी कि 90 डेज तक मैं 2 हाउस प्रॉपर्टी अपने पास में रख सकता हूं और दोनों में से दिल्ली एंड भुवनेश्वर दोनों हाउस में से जिसका वैल्यू लोअर है, जिसका रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्विजाइट लोअर है, वो मैं अपनी सैलरी में ऐड करूंगा, माने कि वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन आफ्टर 90 डेज अगर फिर भी मैं हाउस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हूं, सो आफ्टर 90 डेज दोनों के दोनों हाउस प्रॉपर्टी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर एम्प्लॉयर होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर एम्प्लॉयर घर नहीं दे रहा है, होटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि होटल फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। इज इट फॉर ऑफिशियल पर्पज और इज इट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज? अगर ऑफिशियल पर्पज है देन इट्स टोटली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये रेसिडेंशियल पर्पज के लिए है तो उस केस में अप टू 15 डेज इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 15 डेज तक, अगर 15 दिन तक और या फिर 15 दिन के अंदर अंदर आपको होटल विद इन 15 डेज आपको होटल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में ये बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर एबव 15 डेज आपको प्रोवाइड किया गया है, 15 दिन से ज्यादा प्रोवाइड किया गया है, तो उसके केस में उसका वैल्यूएशन कितना आएगा? 24% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लोअर।